आज बात स्क्रीन टाइम को लेकर। स्क्रीन टाइम की वजह से क्या कुछ बच्चों में दिक्कत आ रही है, इसी पर आज का ये वीडियो आधारित है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और हमारे साथ एम्स के बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा हैं। डॉक्टर बलहारा, बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। स्क्रीन को लेकर हम अक्सर ये कहते हैं कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो दिक्कत है। आप किस तरह का दिक्कत एम्स में जो मरीज़ आ रहे होंगे, जो बच्चों के तौर पे पेरेंट्स लेके आ रहे होंगे, उनमें किस तरह के सिम्टम आप देख रहे हैं जिस सिम्टम के बाद वो इलाज करवाने के लिए आते हैं? जैसा कि आपने कहा कि आज के दिन स्क्रीन टाइम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें। एम्स नई दिल्ली में शनिवार के दिन हमारा एक क्लिनिक होता है जिसे हम बिहेवियरल एडिक्शंस क्लिनिक कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास इसी तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनका कंसर्न एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनमें स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम का बेसिक जो पर्पज़ है इसको डिस्क्राइब करने का वह यह है कि आप किसी भी स्क्रीन को जब ज़रूरत से ज़्यादा देखें तो उसको हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कहते हैं। ये स्क्रीन टाइम एक मोबाइल डिवाइस पे हो सकता है, जैसे कि एक स्मार्टफोन या टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनफैक्ट टीवी का मॉनिटर या टीवी स्क्रीन जिसे हम कहते हैं, वो भी स्क्रीन टाइम को कंट्रीब्यूट करता है। स्क्रीन टाइम कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसा कि कुछ होते हैं एक्टिव स्क्रीन टाइम, जहाँ पे आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसके साथ एक्टिवली एंगेज्ड हैं, या तो फिज़िकली या मेंटली, या फिर पैसिव स्क्रीन टाइम जिसमें आप सिर्फ बैठे हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं है जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। एक और टर्म कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे सेडेंट्री स्क्रीन टाइम कहते हैं, जिसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे आप टीवी पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो भी स्क्रीन टाइम का एक अलग डायमेंशन या आयाम है। अगर बच्चों की बात करें तो वहाँ पे स्क्रीन टाइम का एक और डायमेंशन आ जाता है जिसे हम एजुकेशनल स्क्रीन टाइम कहते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कभी कभी तो फिज़िकल स्कूल नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या फिर हाइब्रिड मोड में जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कॉम्बिनेशन है, तो वो भी एक स्क्रीन टाइम है। तो स्क्रीन टाइम अपने आप में एक बड़ा वास्ट थीम है, थोड़ा सा हेट्रोजीनस है, जिसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। जहाँ पे एक तरफ पढ़ाई वाला स्क्रीन टाइम, जिसको हम पॉजिटिव स्क्रीन टाइम कह सकते हैं और जो बच्चों की मदद करता है, वहीं एक ऐसा स्क्रीन टाइम भी है जो नेगेटिव स्क्रीन टाइम है, जो शायद फ़ायदा नहीं करता है बल्कि नुकसान करता है। तो जब स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे जो नेगेटिव स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं हमारे क्लिनिक में। कई तरह से आती हैं प्रॉब्लम्स। कभी कभी पेरेंट्स शिकायत ये लेके आते हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है, सारा दिन मोबाइल पे बिताता है। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन दैट दे गिव अस, कि सारा समय मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल फ़ोन लें तो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन देखने में मिलता है, कभी कभी फिज़िकली अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। फिर क्योंकि आप स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है, पढ़ाई का हर्ज होता है, तो नंबर कम आते हैं। कक्षा में कभी कभी बच्चे फेल भी हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे समय बिताएं। कुछ केसेस में हम ये भी देखते हैं कि स्क्रीन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चों में अग्रेशन भी बढ़ता है। जिस तरह का कंटेंट वो स्क्रीन पे देखते हैं, उनमें वायलेंस का रिस्क बढ़ जाता है। वायलेंस टॉलरेट करने का जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो जब वो बाकी दुनिया में वायलेंस होती देखते भी हैं तो उन पर बुरा असर नहीं, उनको लगता है कि सब नॉर्मल है, उससे परेशान नहीं होते हैं। तो ये भी समस्याएँ आती हैं। और फिर लोगों में इंटरपर्सनल इश्यूज़, कि आप ज़्यादातर समय क्योंकि स्क्रीन से जुड़े हैं और स्क्रीन के ज़रिए दुनिया से जुड़े हैं, तो जब फेस टू फेस आप किसी से बात करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है आपको कि अब कैसे इंटरेक्ट करें, अब कैसे नॉन वर्बल क्यूज़ को पिक करें या कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो समस्याएं इस तरह भी देखने में मिलती हैं। तो प्रॉब्लम्स माइल्ड से लेके सिवियर अलग अलग कैटेगरीज़ में होती हैं। एक डायमेंशन पर असर हो सकता है, एक से ज़्यादा पर हो सकता है। कुछ तो डायमेंशंस मैंने बताए आपको। हेल्थ से रिलेटेड डायमेंशंस भी हैं, जैसे जिन बच्चों में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होते हैं उनमें एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो सकता है, डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, और उसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे आइज़ में प्रॉब्लम, नेक में पेन, बैक में पेन। स्क्रीन पे कभी कभी लोग अगर टाइप ज़्यादा करते हैं तो थम्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, इस तरह की समस्याएं भी देखने में मिलती हैं। किस एज ग्रुप से अभी तक आपने देखा होगा क्लिनिक में, किस एज ग्रुप से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं? मतलब मिनिमम जो आपने देखा होगा कि इतने कम उम्र का बच्चा भी आया है। देखिए, मैं बच्चा तो नहीं कहूँगा, पेरेंट्स हमारे पास 3 या 4 साल की उम्र के बच्चों के भी आए हैं ये शिकायत लेके कि हमारा बच्चा बिना वीडियो देखे मोबाइल फ़ोन पे खाना नहीं खाता है।
तो इस तरह की समस्याएं लेके उस कम उम्र के पेरेंट्स भी हमारे तक पहुंचे हैं। उसके अलावा छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस एज से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स करीब 8th से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हमारे पास आते हैं। फुटफॉल क्या रहता होगा, मतलब अगर सैटरडे एक दिन होता है ये, और स्क्रीन को लेके हर घर में ये चिंता का विषय ज़रूर है आज के दौर में, कम से कम चर्चा ज़रूर होनी शुरू हो गई है, तो कितना रहते होंगे पेशेंट का अमूमन एक आंकड़ा क्या रहता होगा हर हफ्ते? फुटफॉल मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक हमारा क्लिनिक और एक जब हम क्लिनिक से बाहर जहाँ पे ये ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पहुँचते हैं, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस। अच्छा, आप लोग खुद से तो हम ऐसे इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, जैसे अवेयरनेस क्रिएशन के लिए जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या बच्चों के बीच सेशन करते हैं। तो आम तौर पे जब ऐसे ग्रुप्स में हम जाते हैं और जब हम ये सवाल पूछते हैं कि हम में से कितनों को लगता है कि हमें अपना स्क्रीन टाइम घटाना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोगों को खुद भी ये समझ है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है और कुछ किया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि मोबाइल फ़ोन पे जो डिपेंडेंस है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो जीवन में कुछ समय तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम मोबाइल फ़ोन को साइड में रख सकें और एक जीवन जी सकें जिसमें मोबाइल के बिना भी जीवन संभव हो। क्लिनिक की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्लिनिक एक ही दिन होता है हफ्ते में, शनिवार के दिन। तो 3-4 पेशेंट तो इस तरह के हम रजिस्टर करते हैं जिसमें स्क्रीन टाइम या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई एडिक्शन हो। हमारा जो क्लिनिक है वो हर तरह के बिहेवियर एडिक्शन को केटर करता है, जिसमें गेमिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन वीडियो वॉचिंग, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, तो हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ पे स्क्रीन टाइम सिर्फ स्क्रीन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, अलग अलग बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। क्या धीरे धीरे तादाद बढ़ रही है? तादाद बढ़ रही है 2 कारणों से। पहला तो अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि कई बार पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स अभी हैं नहीं। कई जगह पर साइकेट्री डिपार्टमेंट में कुछ लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो इस तरह की सर्विसेज शुरू होने लगी हैं। तो अवेयरनेस बढ़ने से फुटफॉल में इंक्रीज़ है। उसके अलावा एक बड़ा सा सीजनल ट्रेंड भी हम देखते हैं कि जैसे छुट्टियों का समय जब आता है, स्कूलों में जब छुट्टियां होती हैं, तो उसके इमीडिएटली बाद फुटफॉल बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय बच्चों के पास टाइम बढ़ जाता है डिवाइसेस के साथ स्पेंड करने का। या जब परीक्षा का समय आता है तो उससे पहले के 2-3 हफ्ते में भी ये शिकायतें आनी लगती हैं, क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा बढ़ता है, और फिर उस समय जब बच्चों से डिवाइसेस लेने की कोशिश की जाती है तो वो जो इंटरपर्सनल इश्यूज़ आते हैं उसके चलते उस समय भी हेल्प सीकिंग बढ़ती है। एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरह के सिम्टम दिखें तो पहले से वो अलर्ट हो जाएं और किसी न किसी पहले पेडियाट्रिशियन के पास जाएं, फिर आपको लगता है साइकेट्री डिपार्टमेंट के पास आएँ, तो किस तरह के सिम्टम अगर बच्चों में दिखे, अगर आदत आ गया है बच्चे में तो वो संपर्क करें? देखिए, सबसे पहला और आसान तरीका है ये पता लगाने का कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आम तौर पे हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई बिहेवियर करते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कब करेंगे, कब शुरू करेंगे, कितने समय के लिए इसे करेंगे और कब रुक जाएंगे, या क्या वो ऐसा समय है या क्या वो ऐसा दिन है जब हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो जब ये कंट्रोल हटने लगता है कि भाई मुझे पता है कि ये पढ़ाई का समय है, मुझे पता है अब ये सोने का समय है, मुझे पता है कि मुझे अब कहीं बाहर जाना है, लेकिन उस समय भी मैं अपने डिवाइस छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसे हम लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि शायद अब प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा, जब ये डिवाइसेस या स्क्रीन का उपयोग आपके जीवन के बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो इंटरेस्ट्स हैं या बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको सब्सटीट्यूट करने लगता है या उसके चलते ये एक्टिविटीज़ दरकिनार होने लगती हैं, तो वो एक सेकंड इंडिकेटर है कि अब आपकी लाइफ में ये डिवाइस बड़ी प्रायोरिटी बन गया है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। और थर्ड, अगर ये जानते हुए भी कि भैया प्रॉब्लम आ गई है, भले ही वो फिज़िकल प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू है या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है या पढ़ाई में प्रॉब्लम है, ये एविडेंट होते हुए भी जब आप खुद को रोक नहीं पाते हैं और अपना पैटर्न ऑफ यूज़ बदल नहीं पाते हैं, तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ये समझने का कि जो यूज़ है अब प्रॉब्लमेटिक हो गया है। इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में कमज़ोरी आना, पढ़ाई में इंटरेस्ट घटना, चिड़चिड़ापन होना,
स्लीप वेक साइकिल, जो सोने और उठने का पैटर्न है उसमें बदलाव आना, बच्चा देर तक जाग रहा है, देर तक सोता है, या बीच में रात में जाग जाग के उठ के भी डिवाइस को चेक कर रहा है, खाने के पैटर्न में बदलाव आना, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आना, जब आप बच्चे से डिवाइस लेने के लिए कोशिश करो या डिवाइस इस्तेमाल करने से मना करो उस टाइम अग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन आना, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि शायद प्रॉब्लम है और उसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप अगर पेरेंट्स को ये बताएं कि अगर इस तरह की समस्या आ गई हो तो छुड़ाने का क्या तरीका है? अचानक ले लेना डिवाइस, या उसका एक पैटर्न होना चाहिए कि धीरे धीरे आप उसको करें, जो आपने ऑब्जर्व भी किया है? देखिए, शुरुआत में करूँगा डिवाइस देने वाले समय से। जी। जब आप बच्चों को पहली बार कोई डिजिटल डिवाइस दें तो पेरेंट्स को यह समझना ज़रूरी है कि इस डिवाइस के बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस हैं, लेकिन इसके नेगेटिव यूज़ हो सकते हैं। ये अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। तो यू शुड बी अवेयर कि जो डिवाइस आप अपने बच्चों को थमा रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को प्रिपेयर होना ज़रूरी है। इसीलिए बात की जाती है एज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिवाइसेस, कि इस एज पर ये डिवाइस इस कारण से इस्तेमाल की जानी चाहिए और इस कारण से नहीं की जानी चाहिए, तो वो समझ ज़रूरी है। उसके अलावा पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। उन्हें सिर्फ फ़ोन थमा दिया इससे बात नहीं बनेगी। फ़ोन क्या है, क्यों आपको दे रहे हैं, किस समय आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारे डिटेल्स भी बच्चों से डिस्कस करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर ये हम काम शुरू से करेंगे तो बच्चों में भी एक पैटर्न डेवलप होता है जो हेल्प करता है उस पैटर्न को कंटिन्यू करने में। लेकिन अगर आप शुरू से ही सिर्फ डिवाइस थमा के अपनी जिम्मेवारी से हाथ झाड़ लेते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ है नहीं। उसका परिणाम ये होता है कि बच्चों को जब आदत पड़ जाती है उस डिवाइस के साथ हर समय रहने की, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की, जब जी चाहा देख लेने की, तो बाद में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब आप उसे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो शुरू से इन्वॉल्व होकर चलिए, बच्चों को पार्टिसिपेंट बनाइए, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो डिवाइस कब यूज़ होगी, कितनी यूज़ होगी, किस कारण से यूज़ होगी, किस कारण के लिए यूज़ नहीं होगी, सो डिस्कस विद देम एंड क्रिएट दैट प्लान विद देम। उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़ा सही तरीके से अप्रोच करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तब ये कोशिश करें कि मैं मोबाइल फ़ोन ले लूँ या छीन लूँ, तो बच्चे रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे कुछ ऐसी छिन रहा है जो उनके लिए ज़रूरी है। तो उस स्टेज में फिर सिस्टमेटिक तरीके से काम करना ज़रूरी है। अगर एडिक्शन है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी इशू है जिसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए प्रोफेशनल अप्रोच ज़रूरी है। इवेल्युएशन, डायग्नोसिस बनाना, काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी की मदद लेना, और किसी किसी केसेस में मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो हमें एक सिस्टमेटिक तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई रिमोट एरिया में देख रहा हो, जो दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली एनसीआर में नहीं हो, सुदूर इलाके में हो, यूपी में हो, कहीं बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि क्लिनिक बहुत ज़्यादा जगहों पर है नहीं, उनको शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट स्टेप है कि उनको लग रहा है कि बच्चा एडिक्टेड हो गया, डॉक्टर के पास वो मान लीजिए कि दिल्ली तक का सफ़र हो या जहाँ पे सेंटर हो वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो, तब भी उनको क्या करना चाहिए? अचानक छीन के बंद कर देना चाहिए पिंजरे में मोबाइल, या कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कुछ एक ब्रेक करके दें, या कुछ ऐसा, क्या वो तरीका आप अपना सकते हैं? प्रोफेशनल की मदद तो लें, वो ज़रूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में वो खुद से क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चे में प्रॉब्लम आने लगी है तो पहली बात इसे इग्नोर नहीं करना है। आज जो स्टेप लेना आपको मुश्किल लगेगा, एक हफ्ते बाद वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये समय के साथ बढ़ेगी। तो पहली बात, इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, आपकी रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो देखने में लगे कि आप एक येस और नो वाली अप्रोच, हाँ या ना वाली अप्रोच पे जा रहे हैं। आपको एक मिडल पाथ ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप बच्चों को ये मैसेज दे पाएँ कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, और कैसे उसे कम किया जा सकता है। अब ये कम करने का प्रोसेस ग्रेजुअल होगा, ये अचानक से करना शायद संभव ना हो पाए ज़्यादातर केसेस में। दूसरी बात, पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे से डिवाइस ले रहे हैं तो आपको उन्हें कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा जो पहले 4-5 घंटे मोबाइल पे बिताता था, आप उससे मोबाइल ले लें और उसका कोई ऑल्टरनेटिव ना दें, क्योंकि अब उसे पैटर्न बन गया है कि भाई ये 4 घंटे तो फ़ोन के साथ बीतेंगे। तो उन 4 घंटे में जब फ़ोन ना हो तो वो बच्चा क्या करे? कैसे आप उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो उन्हें अच्छी लगती हो।
वे जो ऑल्टरनेट हॉबीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का पैटर्न डेवलप करें। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई चलिए हम मोबाइल फ़ोन ले नहीं रहे हैं, लेकिन लेट्स एग्री कि हम किस समय इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा वो पहले से डिसाइड करना ज़रूरी है। तो बच्चों को उसी समय मोबाइल दिया जाए और फिर वापस ले लिया जाए। किस स्थिति में ये डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी उसको लेके कुछ रूल बनाने ज़रूरी हैं। फिर जैसे अभी परीक्षा का समय चल रहा है तो परीक्षा के दिनों में समय शायद थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ मिडल पाथ निकालना ज़रूरी है जिसमें आप बच्चों के साथ बैठ के प्लान बनाएं कि कैसे उस एक्सेसिव यूज़ को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने काम में उलझे रहते हैं और उन्होंने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया ताकि वो खाना खा लें या उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाए नहीं, वो किसी काम में अगर इंगेज हैं? ये कितना ख़तरनाक है अगर शुरुआती दौर में आप मोबाइल बच्चे को थमा देते हैं तो? ख़ासतौर पे वो ABCD हो या जिंगल्स हो या जो कहानियाँ हैं बच्चों की, आप ये तो सोच रहे हैं कि उसका एजुकेशनल हम एक तरीके से उसका बढ़ावा दे रहे हैं कि वो सीख रहा है कुछ। कितना ख़तरनाक है वो? देखिए, डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो शायद दूसरे तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो चीज़ हम इन पर्सन या फिज़िकल स्पेस में कर सकते हैं उसके लिए डिवाइसेस को एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि बच्चे जो आज सीखेंगे वो कल करेंगे। तो हो सकता है कि आज आपको लगे कि मैं एक वीडियो दिखा दूं ताकि बच्चा खाना आसानी से खा ले, या उनको एक फ़ोन थमा दूं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट होकर उधर अपने में बिज़ी हो जाएं, हमारे को डिस्टर्ब ना करें। तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं जिससे बच्चे सीख रहे हैं कि भाई हमें तो ऐसे करना है, और फिर वो पैटर्न धीरे धीरे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि आज जो हम फैसले ले रहे हैं, हो सकता है हमारे पास वैलिड रीज़न्स हैं, लेकिन वो बच्चों में वो पैटर्न्स डेवलप करेंगे जो फिर उनके साथ कई साल रहेंगे। तो कम से कम आप उन चीज़ों के लिए जो आप इन पर्सन उन अपने साथ बैठ के बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनके लिए डिवाइसेस इस्तेमाल मत कीजिए। डिवाइसेस इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको एज अ रिवॉर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। रिवॉर्ड का मतलब ये कि भाई आप ये पढ़ लोगे तो मैं आपको ये दूंगा। तो आप एक और चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, डिज़ायरेबिलिटी। बच्चों को ये मैसेज जाता है कि ये जो फ़ोन है ये एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे कुछ अच्छा करने के बाद ये मिलना चाहिए। तो वो जो एक बिहेवियरल पैटर्न है वो भी हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए। डिवाइसेस, इंटरनेट यूज़ करने का दिन में एक समय होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए जो बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। तो उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मत बनाइए जिसके लिए वो कोशिश करें और उसको इतना रिवॉर्डिंग बना दें कि भाई अब इसे पाने के लिए हमें प्रयास करना है। उस तरह की चीज़ों को करने से पेरेंट्स को बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ पर जो गंभीर पेशेंट्स की आपने बात की, बच्चों में जो सीवियर आते हैं जिन पे मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, उनमें किस तरह के सिम्टम होते हैं कि दवाई चलाने तक की नौबत आती है स्क्रीन टाइम की वजह से? जब स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होता है तो कभी कभी बच्चों में कुछ एडिक्शंस के चलते ऐसा होता है, जैसे इंटरनेट रिलेटेड एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन। इनको आजकल बीमारी की तरह देखा जाता है। तो रिसर्च में पाया गया है कि इन एडिक्शंस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ इफ़ेक्टिव हैं और कुछ कुछ केसेस में कुछ मेडिसिन्स भी इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके अलावा कभी इन बच्चों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कुछ बच्चों में अलग तरह के और एडिक्शन जैसे निकोटिन एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम्स भी साथ में होती हैं। तो उस केस में हम दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं साइकोथेरेपी के साथ। ये भी कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बच्चों में प्राइमरी प्रॉब्लम कुछ और होती है, जैसे कुछ बच्चों में सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, कुछ बच्चों में एक दूसरे से घुलने मिलने में एक झिझक की फीलिंग होती है। तो उस तरह की इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए भी साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आप मनोचिकित्सक भी हैं, जो बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस स्क्रीन टाइम के एडिक्शन को लेके पेरेंट्स को भी अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने चाहिए घर में? बिल्कुल करने चाहिए। बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे। ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा फ़ोन इस्तेमाल ना करे जबकि मैं उसके सामने बैठ के कई घंटे फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चों को आप एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा क्या है इस फ़ोन में जो मेरे पापा के लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है लेकिन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, जो उनके आसपास होता है वो करना चाहते हैं। तो बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो रीज़नेबल या विद इन लिमिट्स किसी चीज़ को करें तो आपको एक पॉजिटिव रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा।
आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि घर में किस समय फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, किन कारणों से फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं इकट्ठा बैठ के तो कोई भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, या जब हम इकट्ठा बैठ के बात कर रहे हैं तो कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि बच्चे उनको एमुलेट कर सकें और उनके मन में ये फीलिंग ना आए कि भाई हमारे लिए रूल अलग हैं और औरों के लिए रूल अलग हैं घर में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।